मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो हम कर रहे थे अबाउट द एटॉमिक साइज ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो मैं डिस्कस कर रहा था आपसे कि क्रोमियम से लेकर निकल तक जो है वो मेरे पास साइज जो है वो ऑलमोस्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को जो है वो शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है, बैलेंस करता है। ठीक है। और लास्ट केस में जो है वो मेरे पास कॉपर से लेकर जिंक तक जो है वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस की वजह से बिटवीन द 3d इलेक्ट्रॉन और 4s इलेक्ट्रॉन साइज मेरा थोड़ा सा क्या कर जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा। ठीक है। तो ये रीज़न जो है वो आप जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद जो है वो मैंने जो है कंपेयर किया है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ को सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको पढ़ देता हूँ। यहाँ पे जो है वो मैंने क्या लिखा हुआ है, एट द एंड ऑफ द पीरियड देर इज स्लाइट इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इज मोर between the added electron and the electron present in the penultimate orbital। इसका मतलब ये है कि देर इज ए स्लाइट इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई एट द एंड। ठीक है, जिंक पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस जो हैं वो उनका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। वो रिपल्शन किसके बीच में होंगी? जो एडेड इलेक्ट्रॉन होगा। एडेड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आपने ऐड किया? इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल में ऐड किया, डी में ऐड किया। तो जो ऐड इलेक्ट्रॉन आपने किया वो और जो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है उनके बीच में क्या होगी? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी। और वही इलेक्ट्रॉन 4s के साथ भी क्या करेगा? रिपल्शन जो है वो करेगा, जिसकी वजह से साइज मेरा क्या कर जाएगा? एक्सपेंड कर जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से जब मैं डाउन द ग्रुप जो है वो मूव करता हूँ, ठीक है, तो उसका जो है वो एटॉमिक रेडियाई जो है वो उनकी कैसे जो है वो वेरी करेगी। ठीक है। इसी को जो है वो हम समझेंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा जो है वो पहले आप इसमें जो है वो समझ लें कि कैसे जो है वो एटॉमिक साइज जो है वो मेरा वेरी करेगा। तो यहाँ पे देखो मैंने ये लिखा हुआ है स्कैंडियम और ये ट्रियम लिखा हुआ है। ठीक है। तो स्कैंडियम में फीलिंग किसकी होगी? 3d और 4s की फीलिंग। 4s तो ऑलरेडी फील होता है, 3d की फीलिंग होगी। ये ट्रियम में किसकी फीलिंग होगी? 4d और 5s की फीलिंग होगी। तो क्लियरली जब आप एक सीरीज से दूसरी सीरीज पे जा रहे हैं तो देर इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ n। व्हाट इज n? इट इज द बेसिकली शेल। तो एडिशन ऑफ शेल जो है वो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे 4d है और यहाँ पे कितना है? 5s है। तो जैसे मेरे पास n की वैल्यू या नंबर ऑफ शेल जो है बढ़ रहे हैं तो वैसे ही मेरे पास r कैसे वेरी करेगा? r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो n की वैल्यू बढ़ेगी तो आपके पास जो है वो रेडियस भी क्या करेगा? बढ़ेगा। तो आप डाउन द ग्रुप जैसे मूव करोगे तो जो फर्स्ट और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज होगी तो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का जो है वो साइज क्या होगा? ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है। तो ये आपको जो है वो थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है। उसके बाद जो है वो ये मैंने आपको लिखा भी है और यहाँ पे आप ये आप ये इसको मैं जो है वो एक बार रीड कर दूंगा। ठीक है। तो आप थोड़ा सा जो है वो इसमें कंफ्यूज करते हैं कि सर ये मेरे पास जो है वो फार्मूला तो ये था, तो इसकी वेरिएशन तो आपने डिस्कस ही नहीं की जब आप फर्स्ट से सेकंड पे गए। भाई जब आप फर्स्ट से सेकंड पे मूव करते हो तो नो डाउट आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। ठीक है। तो साइज क्या करना चाहिए था? घटना चाहिए था। ये जेड बढ़ेगा तो आर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है। लेकिन जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो आप जेड स्टार को इग्नोर करें क्योंकि भाई ये एन स्क्वेयर की फॉर्म में चला हुआ है। अगर जैसे मान लो यहाँ पे एन की वैल्यू का फैक्टर जो है वो 2 आता है कि मान लो 2 टाइम्स एन की वैल्यू 2 है तो 2 × 2 4, तो आर पे जो इफेक्ट पड़ेगा भाई वो 4 टाइम्स पड़ेगा। तो एन स्क्वेयर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो ज़्यादा होगा। और ये भी बता दूं कि जो जेड स्टार होता है ये डाउन द ग्रुप जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो कम अमाउंट से क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ठीक है। क्योंकि जेड स्टार जो होता है वो आपके पास बेसिकली होता है न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग कांस्टेंट। तो जैसे जैसे आपके पास आप डाउन द ग्रुप आओगे शील्डिंग एस की वैल्यू बढ़ती है तो जेड स्टार जो है वो मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड भी क्या आता है? कम आता है। तो आपने एक लाइन में ये याद रखना है कि जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करोगे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वेयर। ठीक है। अच्छा जी, अब आप लेंथिनम, आप यहाँ पे एट्रियम से लेके जब आप लेंथिनम पे आओगे तो साइज कैसे जो है वो वेरी करेगा? ठीक है। अब ये बोलता है कि जैसे आप एट्रियम से लेंथिनम पे आओगे तो अगेन साइज मेरा इंक्रीज करता है। ठीक है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 5d और 6s की फीलिंग होगी। ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट एट्रियम से लेकर लेंथिनम यहाँ पे मेरे पास साइज इंक्रीज हो रहा है। अब यही ट्रेंड जो है मेरा आगे देखने को नहीं मिलता सेकंड और थर्ड के बीच में। सिर्फ पहले एलिमेंट पे ही साइज क्या मिलता है मेरे को? इंक्रीज। तो सेकंड और थर्ड के बीच में मेरे पास साइज जो होता है वो ऑलरेडी क्या हो जाता है? यहाँ पे सेम हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। ठीक है। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ ये लाइन। ठीक है। तो आपकी बुक में ये लिखी होगी, आप इसको पढ़ना। एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इज ऑलमोस्ट सिमिलर। ऑलमोस्ट सिमिलर का मतलब होता है कि भाई वो एक जैसा साइज है उनका सेकंड और थर्ड का। ऐसा नहीं होता पीरियोडिक टेबल में कि एक आपके पास पीरियड का साइज दूसरे पीरियड के साइज के क्या हो जाए? वो इक्वल हो जाए।
तो ऐसा क्यों हुआ, इसका आंसर होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, क्या होता है इसका आंसर, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किस में होती है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में होती है। ठीक है, केयरफुली सुने, बर्ड्स को इसी में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में क्या होती है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों होगी भाई, क्योंकि थर्ड सीरीज में लेंथेना मेरा यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके बाद 14 एलिमेंट्स जो है वो यहाँ आते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, अब ये है मेरी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और ये है मेरे पास थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, तो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में मेरे पास आता है यट्रियम, जिरकोनियम, सो ऑन, लेंथेनम, हॉफनियम। ठीक है, सो ऑन। तो जब आप यट्रियम से लेंथेनम पे मूव किए, नो डाउट साइज पहले एलिमेंट में इंक्रीज करता है। मान लो आर्बिट्रेरी इसका साइज मैंने 55 लिया, ठीक है, अपनी मर्जी से लिया, ऐसा मिलेगा नहीं आपको बुक में, लेकिन समझाने के लिए। तो जैसे यट्रियम से आप लेंथेनम पे मूव किए तो मैंने साइज बोल दिया कि इंक्रीज किया कितना, 5 के अमाउंट से। ठीक है, 55 से 60 हो सकता है वो एक्चुअल वैल्यू कितनी है। ठीक है, अब यट्रियम से जिरकोनियम पे जैसे मूव करोगे तो आप पीरियड में मूव करें तो साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा तो मान लिया मैंने कितना हो गया, 55 से 50 हो गया। सिमिलरली लेंथेनम से जब आप मूव करते हॉफनियम की तरफ तो साइज मेरा क्या करता, डिक्रीज करता। तो ये भी मेरे पास 60 से कितना हो जाता, 56 हो जाता, 55 हो जाता, ज़्यादा से कम। ठीक है, लेकिन होता क्या है, इस लेंथेनम के बाद जो है वो आपके पास एलिमेंट आता है सीरियम, और वो सीरियम के साथ जो 14 एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे कौन से हैं, ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, ये एफ ब्लॉक में बिलोंग करते हैं। तो इन एलिमेंट्स से लेंथेनम के बाद सीरियम ऑनवर्ड्स वहां पे एक फिनोमिना होता है जिसको बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ध्यान रखना इस वर्ड को, ये मैं पढ़ाऊंगा आगे भी आपको बड़ी डिटेल में। इसको क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कुछ नहीं होती, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना। ठीक है, साइज छोटा होना। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि उन सारे एलिमेंट्स का जो 14 एलिमेंट्स हैं इनका साइज जो है वो रेगुलरली डिक्रीज करता है, बट स्लोली करता है। ठीक है, जैसे मान लो किसी का साइज जो है वो 58 है तो अगले का हो जाएगा 57.5, उससे अगले का हो जाएगा 57, उससे अगले का हो जाएगा 56, है ना, सो ऑन, इस तरीके से। तो जब ये साइज मान लो मेरे पास लेंथेनम का मैंने कितना माना हुआ था, 60, अब ये साइज डिक्रीज करेगा 14 एलिमेंट्स पे, और जब हॉफनियम तक आज पहुंचता है तो उसका साइज आ जाता है ऑलमोस्ट कितना, 50। अब भाई ये साइज 50 और ये 50, ठीक है, ये साइज क्या कर गया, पैरेलल हो गया, एंड सो ऑन। आपके पास जितने भी एलिमेंट आएंगे उनका साइज जो होगा वो सेकंड और थर्ड के बीच में क्या कर गया, सेम हो गया। अब भाई ये किसको पता था यहाँ पे कि ये 14 एलिमेंट्स जो हैं वो मैंने निकाल दिए हैं बाहर। ऐसा पीरियोडिक टेबल में इससे पहले नहीं हुआ कभी भी, किसी भी पीरियड में, 2 पीरियड में। ठीक है, तो इन 14 एलिमेंट्स की वजह से जो मैंने बाहर निकाले उनमें एक फिनोमिना हुआ जिसको मैंने क्या बोला, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का साइज जो होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है किस फिनोमिना की वजह से, तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या टिक करोगे, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना यट्रियम और लेंथेनम में साइज में डिफरेंस है, लेकिन इसके आगे जो है मेरे पास सेकंड और थर्ड की ट्रांजिशन सीरीज है उनका साइज मेरे पास क्या है, सिमिलर है। ठीक है, ग्राफिकली मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा। देखो एटॉमिक नंबर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ये एटॉमिक नंबर देखो बढ़ रहा है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, 21 से लेकर 30 तक, ऊपर को साइज है मेरा। ठीक है, तो क्या होता है कि स्कैंडियम से लेके मेरे पास साइज क्या करेगा, क्रोमियम तक डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा भाई, बताओ क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि इस केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो मेरा पास क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कंट्रोलिंग फैक्टर क्या है इसमें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्रोमियम से लेकर निकल तक मेरे पास साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा। क्यों, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को किसने बैलेंस कर दिया, स्क्रीनिंग इफेक्ट ने बैलेंस कर दिया। निकल से लेकर जिंक, कॉपर और जिंक का साइज थोड़ा सा बढ़ गया। क्यों, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। ठीक है, तो इसी को मैंने एक्सप्लेन किया कि ग्राफ किस तरीके से आता है, इसको ऐसे भी देखें आप। जब फर्स्ट सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का जो है वो हम ग्राफ बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, आपके पास क्या, देखो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का साइज जैसे ऊपर है वैसे ही मैंने यहाँ पे बनाया, लेकिन सेकंड का साइज होगा वो सेकंड का साइज फर्स्ट से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो देखो ये गैप, साइज मेरा ऊपर को क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो सेकंड जो होगी वो फर्स्ट के अब लाई करेगी। अब जैसे ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, अब आपसे वो पूछता है कि भाई ग्राफ दे देगा आपको बड़े सारे, है ना, बड़े सारे ग्राफ बनाते हैं ऑब्जेक्टिव में, ऐसे ऐसे ऐसे, बताओ ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, ये आपके पास जो है वो सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये आपके पास जो है वो थर्ड है। तो आप कैसे जो है वो इसको बताओगे, तो आपने सिंपली याद रखना कि दिस इज फर्स्ट, उसके बाद जो है वो आपके पास ये सेकंड आएगी, और उसके बाद जो है आपके पास क्या आ जाएगी, ये थर्ड आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप एटॉमिक साइज जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इसी को मैंने जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार मैं इसको पढ़ देता हूँ। एज बी मूव डाउन द ग्रुप सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स हैव ग्रेटर और लार्जर एटॉमिक रेडियाई एज कंपेयर टू फर्स्ट। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट ऑन मूविंग
दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट ऑन मूविंग डाउन द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज और n स्क्वेयर एंड हेंस एटॉमिक साइज ऑल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, तो यहाँ इतना ही आप जो है इसको लिखना। ठीक है, जेड स्टार की मैंने यहाँ बात की हुई कि जेड स्टार ऑल्सो इंक्रीज करता है बट स्मॉल अमाउंट से। ठीक है, स्मॉल अमाउंट से ये इंक्रीज करेगा। तो मेजर कंट्रोलिंग फैक्टर जो होगा वो आपके पास क्या होगा, n होगा। द एटॉमिक रेडियाई ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स इज नियरली सेम। ठीक है, ड्यू टू फिनोमिना नोन एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसी को जो है वो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ। ठीक है, यही बात देखो ये ट्रियम से लेके ये वाली कि यहाँ पे साइज डिक्रीज करेगा, नीचे को साइज इंक्रीज करेगा, उसके बाद जो साइज क्यों कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इन 14 एलिमेंट्स की वजह। सो ऑलवेज देयर अपीयर टू बी ए नो चेंज। ठीक है, कोई चेंज जो है वो इसमें नहीं आता। इन दोनों का साइज क्या हो जाएगा, मेरे पास सेम हो जाएगा। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। याद रखना भाई, एक्सेप्ट लेंथेनम द ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ द थर्ड सीरीज हैव नियरली द सेम एटॉमिक रेडियाई एज द मेटल ऑफ सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। दिस इज ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ 14 एलिमेंट्स। ठीक है, तो इतना सा जो है वो आप इसमें याद रख लें। ठीक है, अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी आयनिक रेडियाई पे। ठीक है, आयन्स की बात करते हैं। ठीक है, तो आयनिक रेडियाई जो होती है वो सेम ट्रेंड फॉलो करती है जैसे हमारे पास एटॉमिक रेडियाई है। ठीक है, तो बेटर होगा कि कभी भी आप जब आयनिक रेडियाई कंपेयर करते हैं एक ट्रांजिशन सीरीज में तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स कर लें। एक ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए उनकी, ये आपको टेबल भी दिया हुआ है आपकी बुक में, तो आपने इसको गो थ्रू होना है, देखना है उस टेबल को। ठीक है, तो इसमें जो है वो जैसे टाइटेनियम 2 पॉजिटिव की मैंने यहाँ पे बात की है। ठीक है, फिर बेनेडियम 2 पॉजिटिव, क्रोमियम 2 पॉजिटिव, मैंगनीज से लेके सो ऑन अप टू जिंक 2 पॉजिटिव है। ठीक है, तो साइज जो है वो मेरा ऑलमोस्ट डिक्रीज करता है। ठीक है, अप टू निकल, और उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा साइज इंक्रीज करता है, ये आपको पता है ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ठीक है, यहाँ से आपको ये भी क्लियर हो रहा है कि जिंक 2 पॉजिटिव है, इसमें तो एस इलेक्ट्रॉन निकल चुका है लेकिन फिर भी साइज बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डी की वजह से भी प्रेजेंट है। ठीक है, डी में तो मैंने आपको बताया कि जो हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं डी में और जो ऑलरेडी प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, उन दोनों की वजह से मेरे पास क्या होगा, रिपल्शन जो है वो मेरे पास क्या करेंगी, बढ़ेंगी। ठीक है, और एक और इसमें बात आप ये याद रखें, फॉर सेम मेटल, अगर जैसे मान लो कोई सेम मेटल है, सेम मेटल का मतलब ये हो गया जैसे मान लो आयरन है। अब आयरन के मैं 2 कैटायन बनाऊंगा, आयरन 2 पॉजिटिव और एक आयरन 3 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये पेरेंट एटम है, तो पेरेंट एटम का जो साइज होगा वो अपने कैटायन से क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि पेरेंट एटम इसकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो है आर्गन 3d6 4s2। ठीक है, तो इस तरीके से मैं बना रहा हूँ, ये कोर है मेरे पास, ये 3d है और ये 4s है, तो साइज यहाँ तक आया। लेकिन Fe2 पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, ओनली 3d6। ठीक है, तो 4s तो उसमें है ही नहीं, तो मेरा साइज कहाँ आएगा, 3d तक आएगा। तो भाई इसका साइज पेरेंट का क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो कैटायन का साइज अपने पेरेंट से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों कैटायन की बात करूँ कि भैया Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव में से साइज जो है वो किसका जो है वो ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियस ही बात है जिस पे चार्ज जो है, अगर वो 2 सेम एलिमेंट है, जिस पे चार्ज जो है वो ज़्यादा है उसका साइज छोटा होगा, क्योंकि इस केस में आपके पास जो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप 2 चार्जेस के बीच में कंपेयर करते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप Fe3 पॉजिटिव की बात करते हो तो इसका साइज होता है 0.64, तो इसका साइज कम होगा, जितना ज़्यादा उसके ऊपर चार्ज होगा उसका साइज उतना छोटा होगा एज कंपेरिजन टू Fe2 पॉजिटिव। फिर निकल 3 पॉजिटिव और निकल 2 पॉजिटिव की जो है बात की गई, निकल 3 पॉजिटिव सॉरी Mn3 पॉजिटिव और Mn2 पॉजिटिव। ठीक है, तो Mn की आपको पता है डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, +7 +4 +2 में ये एग्जिस्ट करता है। तो +2 वाले का साइज जो है वो ज़्यादा होगा +4 से, और +4 का साइज जो ज़्यादा होगा +7 से। ठीक है, तो ये जो है वो आपने जो है वो थोड़ा सा याद रखना है कि कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आता हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया सा दे देता हूँ। ठीक है, तो डेंसिटी या स्लैश एटॉमिक वॉल्यूम से भी इसको हम पढ़ते हैं। तो एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 1 ग्राम एटम या 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन इज नोन एज एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक है, तो एटॉमिक वॉल्यूम जो है उसको करने के लिए जो है मैं आपको थोड़ा सा एक फार्मूला जो है वो इसमें आपको बताता हूँ। तो एटॉमिक वॉल्यूम जो होता है इसको निकालने का फार्मूला होता है एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई डेंसिटी। ठीक है, ये आपको पता है डेंसिटी कैसे दी जाती है, डेंसिटी इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो डेंसिटी का ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये पहले आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको पहले इस पे समझा देता हूँ। देखो मेरे पास यहाँ पे S ब्लॉक है, फिर मेरे पास जो है यहाँ पे बीच में D ब्लॉक है। ठीक है,
तो साइज जो होता है, जैसे जैसे आप पीरियड में मूव करते हैं तो साइज क्या करता जाता है, आपको पता है साइज क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो साइज जो है वो मेरा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहां पे जो है अब आपके पास जो है देखो साइज मेरा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो साइज मेरा डिक्रीज कर रहा है तो मेरे पास जो है वो एटॉमिक वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय दिस स्फीयर, दिस एटम, ये भी मेरा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो अगर मेरा साइज डिक्रीज करेगा तो एटॉमिक वॉल्यूम भी मेरे पास क्या कर रहा है, ये डिक्रीज करेगा। तो पीरियड में मेरे पास साइज डिक्रीज करेगा, एटॉमिक वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट है या ट्रांजिशन एलिमेंट है और एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो किसका ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, एटॉमिक वॉल्यूम जो होगा वो एस ब्लॉक का ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू डी ब्लॉक से। ठीक है, तो वो एटॉमिक वॉल्यूम से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो पूछेगा डेंसिटी से कि डेंसिटी बताओ जी, डेंसिटी जो है वो किसकी ज्यादा होती है, एस ब्लॉक की या डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट की। तो डेंसिटी का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला दिया, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी जो होती है, जब भी आप, एक बात ये ध्यान रखें, जब भी आप पीरियड में मूव करोगे तो जो डेंसिटी होती है ये आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक वॉल्यूम के। अब आप बताओ सर एटॉमिक मास क्यों नहीं लिया, क्योंकि पीरियड में जो होता है वो एटॉमिक मास जो होता है इसकी वेरिएशन नहीं देखी जाती। एटॉमिक मास जो होता है वो ऑलमोस्ट, ठीक है, एटॉमिक मास जो वो बढ़ेगा लेकिन बड़े हल्के अमाउंट से बढ़ेगा। ठीक है, 0.8, 0.9, 0.5। ठीक है, तो पीरियड में आपने एटॉमिक मास नहीं देखना है। तो आपके लिए की पॉइंट क्या है कि जब भी आप पीरियड में देखोगे तो आपके पास जो है वो फार्मूला लगेगा, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम मेरा क्या करता है, पीरियड में मेरा पास ऑलमोस्ट क्या करता है, डिक्रीज करता है। अभी मैं एस और डी को कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपसे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपको आ जाए, ठीक है, कि कोई दो एलिमेंट दे दिए जाए आपको, ठीक है, एक ही पीरियड में, एक एस ब्लॉक से है और एक आपके पास डी ब्लॉक से है, तो आपसे वो पूछता कि बताओ जिन दोनों में से डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी। तो आपको पता है डेंसिटी 1 एटॉमिक वॉल्यूम। तो एटॉमिक वॉल्यूम मेरे पास क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है पीरियड में। तो आपके पास जो है वो डेंसिटी मेरे पास क्या कर जाएगी, बताओ, डेंसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। डेंसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो हेंस डी ब्लॉक एलिमेंट की डेंसिटी जो होती है वो ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू एस ब्लॉक के। क्लियर होगी बात ये। तो ये आपको एक लाइन में जो आपको लिखा हुआ है मॉडर्न में, लेकिन आपको थोड़ा इजी हो जाएगा इससे पढ़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद आप बोलो सर कि यहाँ पे जो है वो आप बताओ कि ट्रांजिशन मेटल में कैसे वेरिएशन होगी, तो वो भी बता देता हूँ आपको। देखो, स्कैंडियम से लेके जिंक तक, ठीक है, आपको पता है यहाँ पे ग्रुप 8 प्रेजेंट होता है, जिसको जो है वो मैंने बताया था कि आयरन, कोबाल्ट और निकल वाला ग्रुप होता है। ठीक है, तो अप टू निकल क्या होता है, एटॉमिक वॉल्यूम मेरे पास क्या करता है, इंक्रीज करता है। एटॉमिक वॉल्यूम मेरे पास क्या करता है, डिक्रीज करता है। और स्लाइटली फिर एटॉमिक वॉल्यूम मेरे पास क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि यहाँ पे साइज बढ़ जाता है तो मेरे पास एटॉमिक वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, जब मैं इसमें पीरियड में मूव कर रहा हूँ, अगर पीरियड में मूव कर रहा हूँ तो डेंसिटी का फार्मूला आएगा, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 एटॉमिक वॉल्यूम। तो मेरे पास जो डेंसिटी होती है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, वो स्कैंडियम से लेके निकल तक मेरे पास क्या करेगी, ये क्या करेगी मेरे पास ये, क्योंकि एटॉमिक वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो जो ग्रुप 8 तक होता है या निकल तक होता है वो डेंसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, मैक्सिमम। उसके बाद जो है वो साइज बढ़ने से एटॉमिक वॉल्यूम क्या किया, इंक्रीज, तो डेंसिटी क्या कर जाएगी, फॉल कर जाएगी। ठीक है, आप ये पढ़ना, आपको उसमें जो है वो लिखा हुआ है सारा का सारा। ठीक है, तो पीरियड में मैंने आपको बताया कि इसमें डेंसिटी जो है वो कैसे जो है उसका कॉन्सेप्ट देखोगे। इसमें आप एटॉमिक मास को नहीं लोगे, मेजर कंट्रोलिंग फैक्टर क्या होगा, एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक है, अब जो है वो हम कंपेयर कर लेते हैं कि जैसे मान लो आपके पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है स्कैंडियम से लेके जो है वो जिंक तक, और फिर है यट्रियम से लेके मेरे पास जो है वो कैडमियम, और यहाँ से लैंथेनम से लेके मरकरी की एटॉमिक वॉल्यूम को देखा जाएगा इसमें या नहीं देखा जाएगा। देखो, अब आप एक बात ये ध्यान रखना, जब आप पीरियड में मूव किए तो आपके पास जो है वो डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज कर गई। ठीक है, कर गई, इंक्रीज ही कर रही है जनरली, कहाँ तक कर गई, निकल तक कर गई, लेकिन हमारे पास ट्रेंड क्या है, जनरली इंक्रीज कर रही है, और थोड़ी सी वो लास्ट में क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। डाउन द ग्रुप देखते हैं डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। तो अगेन मैं बता देता हूँ आपको, डेंसिटी का फार्मूला क्या है, एटॉमिक मास। ठीक है, मैं जल्दी में लिख रहा हूँ राइटिंग में, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक है, तो जब डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो आप ये ध्यान रखना कि इसमें जो कंट्रोलिंग मेजर फैक्टर होगा वो एटॉमिक मास होगा, ना कि एटॉमिक वॉल्यूम होगा। ठीक है,
आपके पास जो है वो एटॉमिक वॉल्यूम साइज जो है वो आपका बढ़ रहा है, थोड़ा सा एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो डेंसिटी क्या करनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये कंट्रोलिंग फैक्टर नहीं होगा, कंट्रोलिंग फैक्टर होगा एटॉमिक मास। क्यों? क्योंकि भाई इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी। जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो जो दो एलिमेंट के बीच में जो डिफरेंस होगा, ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट है एक्स और वाई, चाहे स्कैंडियम और यट्रियम में, इन दोनों के मास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है एटॉमिक मास के, ठीक है, डबल होता है ऑलमोस्ट। जैसे मान लो ये 45 है तो इसका होगा 90, तो भाई ये जो मल्टीप्ली यहाँ पे जो इसकी जो डिपेंडेंसी है डी पे बहुत ज़्यादा हो जाएगी, एटॉमिक मास की वजह से डेंसिटी की डिपेंडेंसी पे बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जब भी आप डाउन द ग्रुप देखेंगे तो डेंसिटी का आप बोलोगे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, उस एटम के भार के बराबर, ठीक है। तो जैसे जैसे एटॉमिक वेट डाउन द ग्रुप बढ़ेगा मेरे पास डेंसिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो स्कैंडियम से जब आप फर्स्ट और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज की बात करते हो तो डेंसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। एंड सिमिलरली यट्रियम से जब आप सेकंड से थर्ड पे मूव करोगे तो डेंसिटी और ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी। और मैं आपको इसमें और बात बता दूं कि अगर मैं ये बोलूं कि इसमें इंक्रीज अगर मान लो x1 है और इसमें इंक्रीज जो है वो x2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर, तो x2 इज मच ग्रेटर देन x1। ये बात समझ में आई जी, कि जैसे मान लो स्कैंडियम से बाई तक मूव किया तो मान लो मैंने कुछ मैग्नीट्यूड दिया कि भाई x1 अमाउंट से डेंसिटी मेरी इंक्रीज कर रही है ऑलमोस्ट, और यट्रियम से जब मैं लेंथेनम पे मूव कर रहा हूं तो मेरे पास डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है बाई एन अमाउंट ऑफ x2, तो मेरे पास x2 का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। कि मतलब 2 to 3 टाइम्स मेरी डेंसिटी थर्ड की जो है वो ज़्यादा होती है सेकंड की। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे 14 एलिमेंट भी थे, उन 14 एलिमेंट में भी तो एटॉमिक मास जो है वो बड़ा होगा, लेकिन इन यहाँ पे जो जंप होगा एटॉमिक मास का वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा भार होता है एज कम्पेयर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का सेकंड से। तो भार में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, तो ऑब्वियस सी बात है डेंसिटी में भी आएगा, ठीक है। तो यही मैं यहाँ से जो है वो आपको बता देता हूँ, ठीक है, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो एटॉमिक वॉल्यूम की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। द एटॉमिक वॉल्यूम जनरली डिक्रीज अलोंग ए पीरियड, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट हैव लो एटॉमिक वॉल्यूम एज कंपेयर टू द मेन ग्रुप, मतलब एस ब्लॉक, सो दे हैव हाई डेंसिटी। ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अप टू ग्रुप 8 एटॉमिक वॉल्यूम रेगुलरली डिक्रीज, ठीक है, बिकॉज इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज मेरे पास क्या करता है, बढ़ता है। एंड इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन इनर ऑर्बिटल, ये वही कहानी है सारी की सारी। देयरफॉर इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज जिस पुल्स द इलेक्ट्रॉन इनवर्ड, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, हेंस एटॉमिक वॉल्यूम मेरा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बट बियॉन्ड ग्रुप 8 आपको पता है एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज करता है ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ड्यू टू विच मेरे पास जो है वो एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज करता है, ठीक है। तो डेंसिटी इज गिवन बाय एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक वॉल्यूम, ये डेंसिटी इज यूनिवर्सली एटॉमिक वॉल्यूम कब, जब आप किस में कंपेयर करोगे, पीरियड में, ठीक है। सो अप टू ग्रुप 8 एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीजेज एंड हेंस डेंसिटी इंक्रीजेज, एंड देयर आफ्टर एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीजेज एंड डेंसिटी डिक्रीजेज। किसकी बात कर रहा है लास्ट में, कॉपर और जिंक की। इट इज ऑब्जर्व दैट डेंसिटी इन ए गिवन सीरीज रीचेज ए मैक्सिमम वैल्यू, एक सीरीज में ये मैक्सिमम वैल्यू तक रीच करती है निकल तक, जो कि ग्रुप 8 में लाई करता है, एंड देन ऑनवर्ड्स डिक्रीजेज। कुछ नहीं, ये सारा एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। ऑन डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेज इन ट्रांजिशन एलिमेंट, फोर्थ की सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है, थर्ड से थर्ड की ज्यादा होगी, सेकंड से सेकंड की ज्यादा होगी, फर्स्ट। देखो मैंने ज्यादा ग्रेटर का साइन इसलिए लगाया क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड थर्ड का फोर्थ का क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मैग्नीट्यूड जो होगा थर्ड से इसका मैग्नीट्यूड इससे कम होगा, बट इसका मैग्नीट्यूड इससे ज्यादा होगा। दिस इज द ड्यू टू फैक्ट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज डज नॉट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, ठीक है, करता है बट इतना सिग्निफिकेंटली उसका कोई रोल नहीं है इतना ज्यादा। So density mainly depend या decided by the atomic weight, which is a significant increase down the group. Significant का मतलब होता है कि उसका कुछ magnitude है, hence above order is true. तो density of the elements of the third transition series are double as that of the second transition series. This is due to increase in the atomic weight. अब जिरकोनियम और हॉफनियम की डेंसिटी में कंपेयर करूंगा तो इसकी 6.5 होती है, हॉफनियम की 13.1 होती है, नायोबियम की 8.4 होती है, टेंटेलम की 16.6 होती है, ठीक है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, आपको पूछता है कि पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा डेंसर एलिमेंट कौन सा है। तो अगर आप नेट पे सर्च करोगे, गूगल पे सर्च करोगे, आपको मैक्सिमम आंसर मिलेगा ऑस्मियम हैज मैक्सिमम डेंसिटी इन द पीरियोडिक टेबल, मैंने लिखा भी है यहाँ पे, ठीक है। और ऑस्मियम की सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +8 पूरे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। लेकिन कुछ बुक्स में, जैसे एक जेड ली की बुक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, आप हायर इनऑर्गेनिक में जाओगे तो वो रेफरेंस बुक है, उसमें इरिडियम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, आपको ऑस्मियम और इरिडियम की डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम होती है, मिलती जुलती सी है, पॉइंट का फर्क होता है, ठीक है।
तो मैक्सिमम आपको कुछ बुक्स में ऑस्मियम दिया है, कुछ में इरिडियम दिया हुआ है, ठीक है। आप चेक करके मेरे को बताना, कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको किसी बुक में लिखा हुआ मिलता है कि ऑस्मियम हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी, आप पोस्ट करें उस पर, ठीक है। आपको लगता है कि इरिडियम है, कौन सी बुक में लिखा हुआ है, तो आप उसको भी पोस्ट करें, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, बच्चा कंफ्यूज रहता है, ठीक है। ये मैंने भी जो है वो इसमें बड़ी बार किया, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, पर उसमें इरिडियम ऑप्शन नहीं था, उसमें ऑस्मियम था, तो मैंने ऑस्मियम को जो है वो टिक करवाया, या ठीक है। तो इरिडियम का भी आंसर दिया हुआ है जेडली में, ठीक है। तो वो अगर आपसे फिर एविडेंस मांगता है तो आपको बुक का दिखाना पड़ता है कि कौन सी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे को जरूर बताएं आप, ठीक है, कि ऑस्मियम और इरिडियम में से आपको कौन सी बुक में कहाँ मिलता है, गूगल पे क्या मिलता है, किसी और बुक में सर्च करके तो किसकी होती है, ठीक है। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि रूम टेम्परेचर पे जी ऑस्मियम होता है, अगर थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तो इरिडियम की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। बड़ा पॉइंट का फर्क होता है, जैसे 22.5, 22.53, 22.51 है ना, तो इतना डिफरेंस होता है। तो थोड़ा सा ये ऊपर नीचे जो है वो इसके आंसर को कर दिया जाता है, लेकिन थोड़ा सा डिबेटेबल है कि अगर दो ऑप्शन आ जाएंगे तो किसको टिक करेंगे, ठीक है। कुछ बुक्स में अलग अलग वैल्यू है, ये मुझे जरूर बताएं ऑस्मियम और इरिडियम के बीच में से, ठीक है। तो इतना करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर आएगा आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, मेटालिक करैक्टर के ऊपर, ठीक है। इतना रिवाइज करें, ठीक है। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपको समझ आ रहा है और आप इसको रिवाइज करें, ठीक है। आप जो है वो रेगुलरली इसके नोट्स बनाते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स वंस अगेन।